एक व्यक्ति अपनी गाय भैंसों को लेकर सुबह सुबह चराने के लिए तालाब के पास जाता है। तालाब के पास जाता है, गाय भैंसों को चरने के लिए छोड़ देता है और थोड़ी ही दूर पर एक टूटी फूटी सड़क रहती है जिसपे बहुत कम लोग आया जाया करते थे। वह सड़क के पास बैठने के लिए जाता है तो वह देखता है कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे गिरा पड़ा है। अब वह भागकर उस व्यक्ति के पास जाता है तो देखता है उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी फूली हुई है, पहचान करना मुश्किल है। अब वो हैरान रह जाता है। अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब वहाँ से भागते हुए वह पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस को जाकर सारी बात बताता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद उसकी शिनाख्त करती है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। बॉडी काफ़ी फूल चुकी रहती है। अब उस व्यक्ति को लेकर पुलिस मोर्चरी में उसकी बॉडी को रखवा देती है और जांच पड़ताल करने लगती है। जांच पड़ताल में एक ऐसा खुलासा होता है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक एक और नई कहानी के साथ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में एक थाना लगता है, थाना जानी। थाना जानी के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है चांद राम। चांद राम के पास एक नई बस्ती रहती है, टीपी नई बस्ती, टीपी नगर। अब उसी बस्ती की यह कहानी है। एक लड़का जो कि अंधा रहता है, नेत्रहीन रहता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे बड़ा होता गया, परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। परीक्षा देता है और उसकी 4th क्लास में पशु चिकित्सक हॉस्पिटल में कंपाउंडर के पद पर नौकरी लग जाती है। अब इधर घर वाले काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि चलो बेटे की नौकरी लग गई। माँ बाप सोच रहे थे कि चलो हम रहे ना रहें, बेटा अंधा, इसकी फिक्र कौन करेगा, इससे शादी कौन करेगा। अब कम से कम 2-4 रुपए इसके पास आने लगेंगे तो ये अपनी रखवाली खुद कर लेगा। अब वह अंधा भले ही था लेकिन काफ़ी टैलेंटेड था। नाम था नरेंद्र। अब नरेंद्र रोजाना पशु अस्पताल जाकर कंपाउंडर का काम किया करता था, गाय भैंसों का डॉक्टर के साथ मिलकर इलाज किया करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, कई साल हो जाते हैं उसकी नौकरी के। तभी एक व्यक्ति बताता है कि टीपी नगर के पास एक लड़की रहती है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, लेकिन बेहद गरीब परिवार की है। उसके पास 1 रुपए देने की उसके पिता की औकात नहीं है। अब पिता सोचता है कि अब इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा मौका कहाँ से मिलेगा। लड़के की कोई शादी नहीं करता है क्योंकि लड़का अंधा है। अब लड़के के पिता उस व्यक्ति को लेकर उस लड़की के घर जाते हैं। लड़की का नाम रहता है पूनम। अब पूनम के घर जाकर बातचीत करते हैं शादी की। तो उसके पिताजी कहते हैं, देखिए, पहले तो लड़का अंधा है, वह मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख पाएगा, लेकिन मेरी बेटी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, हर काम जानती है, लेकिन मैं अंधे लड़के से शादी नहीं कर सकता। अब जैसे ही घर वाले लड़के के, नरेंद्र के पिता बताते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। अब उसके पिता एक बार सोचने लगते हैं। तभी अंदर पूनम सारी बातें सुन रही थी। वो अपने पिता को बुलाकर कहती है, पिताजी, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, हमारे घर में खाने पीने तक की सामान नहीं है और मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। वो अंधा है, मैं तो नहीं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है। साल 2012 में नरेंद्र और पूनम की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे 2 बच्चे भी हो जाते हैं और दोनों बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। एक बच्चा 10 साल का हो जाता है, एक बच्चा 4 साल का हो जाता है। अब इसी बीच नरेंद्र अक्सर कर अपने पत्नी के साथ ही रहता और घर वाले अपने गांव चले जाते। अब वह शहर में अपने पत्नी के साथ रहने लगता है और वहीं पर हॉस्पिटल में, पशु चिकित्सालय में ही दिन भर रहता, शाम को घर आता। और उसकी पत्नी सामान लेने के लिए बाहर जाया करती थी। हर काम पत्नी करती थी क्योंकि पति अंधा था, पति के ऊपर वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी टीपी नगर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज रहता है, धीरज भी बेहद हैंडसम लड़का रहता है। वो अक्सर कर नरेंद्र से मिलने के लिए आया जाया करता था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अब एक दिन जब नरेंद्र से मिलने के लिए आता है तो सामने उसकी पत्नी चाय पानी लेकर आती है। उसी वह देखता है तो वह काफ़ी खुश रहता है, मुस्कुराने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि उस व्यक्ति धीरज की शादी नहीं हो रही है और इधर इस अंधे व्यक्ति की इतनी खूबसूरत बीवी। अब वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है कि काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती।
अंधे को इतनी अच्छी बीवी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। अब वो मुस्कुराने लगता है। तभी उसकी बीवी भी उसे देखकर स्माइल करती है, पूनम भी। और जब वो काम पर चला जाता है तो पूनम बैठकर अपना फोन वगैरह चलाया करती, बच्चों के साथ बिजी रहती। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फिर नरेंद्र से मिलने के लिए धीरज उसके घर पर जाता है तो देखता है कि नरेंद्र घर पर नहीं है, बच्चे भी घर पर नहीं हैं, बच्चे आसपास खेलने गए हुए थे। अब वो उसकी पत्नी से बातचीत करने लगता है और मुस्कुराने लगता है। अब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। धीरज कहता है मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ अपनी किस्मत पर कि आप इतनी खूबसूरत है और इस अंधे व्यक्ति के साथ आप कैसे गुजारा कर लेती हैं, कैसे रह लेती हैं। पत्नी कहती है क्या करूं, इस खूबसूरती पर मुझे कोई घमंड नहीं है क्योंकि मैं खूबसूरत हूं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो मेरी खूबसूरती है जिसे देखनी चाहिए वह तो अंधा है, वह देख नहीं पाता। अब सरकारी नौकरी है इसलिए मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश नहीं रहती हूँ। अब वह मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। अब उधर तभी नरेंद्र आ जाता है। नरेंद्र अपनी पत्नी से पूछता है कि कौन आया हुआ है। पत्नी बताती है कि धीरज इधर से गुजर रहे थे तो आपसे मिलने के लिए आए थे, वहीं बैठे हुए हैं। अब नरेंद्र भी धीरज से बातचीत करता है और फिर नरेंद्र वहां से अपने कमरे में चला जाता है और धीरज नरेंद्र से मिलकर अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन जैसे ही नरेंद्र काम पर जाता है वैसे ही धीरज भी कमरे में दाखिल होता है और फिर से बैठकर उसकी पत्नी से बातचीत करने लगता है। उसकी पत्नी से कहता है कि कोई भी बात होगी तो आप दिल खोलकर मुझसे बताइएगा, मैं आपकी सारी कमी को पूरा करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। अब धीरे धीरे पूनम भी उसके करीब जाती है और बातचीत करने लगती है। अब उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही हाथ पकड़ती है बस धीरज का क्या, धीरज को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई लकी ड्रा में कोई कूपन करोड़पति बनने वाला उसने जीत लिया है। अब वो अभी हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर लड़की पूनम जो है धीरज को लेकर अपने कमरे में जाती है और एक के बाद एक कपड़े निकालने लगती है और धीरज भी उसे देखने लगता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक बिस्तर पर दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। अब उधर धीरज जब भी मौका मिलता है अब छुप छुप कर लोगों से, घर वालों से, पड़ोसियों से भी छुप छुप कर घर पर जाता है और नरेंद्र के ना रहने पर उसके बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब उसकी बीवी भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब इधर एक दिन नरेंद्र जब ऑफिस जाता है अपने काम पर, धीरज कमरे पर आता है और बैठकर बातें करने लगता है उसकी पत्नी के साथ। तभी नरेंद्र को कोई काम नहीं रहता है, खाली रहता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना घर पर चले। अब वो अचानक से घर आ जाता है। घर आकर घर में जब वो प्रवेश करता है, कमरे में जाता है, तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ तो धीरज की है। धीरज उसकी पत्नी से बातें कर रहा है, दोनों हंसी ठहाके लगा रहे हैं। अब वहां पर उसकी पत्नी को पता चलता है कि नरेंद्र आ गया है, तो वह धीरज को चुप रहने के लिए कहती है और फिर नरेंद्र से बात करने लगती है। नरेंद्र पूछता है कि क्या धीरज कमरे में है, तो उसकी पत्नी बताती है हाँ धीरज कमरे में है, इधर से गुजर रहा था तो मिलने के लिए आया था। अब इस पर नरेंद्र धीरज से बातचीत करता है और धीरज को घर जाने के लिए कहता है। फिर अपने पत्नी से कहता है कि देखो, मेरे ना रहने पर गैर मर्द से, मेरे दोस्तों से तुम मिलती जुलती हो, यह मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब इस पर पत्नी गुस्सा हो जाती है पूनम और अपने पति को खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि अगर मुझे ऐसा जैसा तुम सोच रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती। अब पति अपने पत्नी पर भरोसा करने लगता है। एक दिन रात को वह अपने पति के सो जाने के बाद बाहर निकलकर अपने बच्चों के सो जाने के बाद अपने प्रेमी धीरज से बातें करने लगती है। जब बातें करने लगती है तो उसकी आवाज़ अब नरेंद्र के कानों में जाने लगती है। नरेंद्र अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, वह सब कुछ सुन सकता था। अब वो अपने पत्नी और धीरज की प्रेम कहानियों को सुनने लगता है। कुछ देर बाद वह उठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, जो तुम कर रही हो यह सही नहीं है। तुम धीरज से बातें करती हो, तुम धीरज को कमरे में बुलाती हो, अब मैं सब जान चुका हूँ। अब इधर पत्नी को शॉक्ड होती है पूनम, यह तो सब कुछ जान चुका है। अब किसी तरह से उसे बहकाने की कोशिश करती है, इधर उधर की बातें करती है। नरेंद्र कहता है कि आज के बाद धीरज आसपास दिखाई भी नहीं देना चाहिए और कमरे पर तो बिल्कुल भी नहीं, और दोबारा तुमने बात की
तो मैं सारी हकीकत अपने माँ बाप से बता दूंगा और तुम्हारे माँ बाप से शिकायत करूंगा। अब उस दिन किसी तरह पूनम माफ़ी वगैरह मांगकर काम चला लेती है और फ़ोन रख देती है। कुछ समय और गुजरता है। धीरज फिर से फ़ोन करता है और अपनी प्रेमिका पूनम से बातें करने लगता है। पूनम उसे सारी बात बताती है। अब वह सन्न रह जाता है कि उसका पति नरेंद्र घर आने के लिए धीरज को मना किया है। अब वह घर आया तो उसकी पत्नी की खैर नहीं है। अब उसकी पत्नी तरह तरह की बातें सोचने लगती है। अब वह परेशान होने लगती है। अब उसे धीरज की तलब लगने लगती है। जब धीरज की तलब लगती है तो धीरज को फ़ोन करके रात को फिर से मिलने के लिए बुलाती है। मिलने के लिए बुलाती है और नशीली दवा मिलाकर अपने पति को पिलाकर सुला देती है। उसके बाद धीरज के साथ पूरी रात एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। तभी अगले दिन जब सोकर पत्नी उठती है तो देखती है उसका पति घर पर नहीं है, कहीं गया हुआ है। अब नरेंद्र कहीं चला जाता है और इधर तालाब के किनारे एक व्यक्ति भैंस चराने के लिए जाता है, अपने गायों को लेकर, पशुओं को लेकर जाता है। तो वह देखता है कि तालाब के किनारे, सड़क के किनारे एक आदमी गिरा हुआ है। अब भैंस चराने वाला रामलाल वहां जाकर देखता है तो वह व्यक्ति मर चुका था। अब जैसे ही उसको देखता है कि यह व्यक्ति मरा हुआ है, सुनसान जगह है, आसपास कोई आता जाता नहीं है, तो वह डर जाता है। वह सोचता है कहीं कोई उसे यह ना कहे कि कहीं हत्या इसी ने की है। अब वह भागता हुआ गांव की तरफ जाता है, गांव के लोगों को बताता है। गांव वाले देखते देखते वहां पहुंचते हैं, भीड़ लग जाती है और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है, लोगों से पूछताछ करती है तो उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी। जब पहचान नहीं हो पा रही थी तो पुलिस उसकी बॉडी को लेकर मोर्चरी में रखवा देती है और उसके बाद जांच पड़ताल करने लगती है। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी। इधर पुलिस को लगता था कि कोई गायब होगा तो कोई शिकायत जरूर दर्ज कराई जाएगी, लेकिन पुलिस के शक दिमाग में चल रहा था कि अगर व्यक्ति डूबकर मरा होता तो उसकी लाश तालाब में मिलती, लेकिन यह किनारे, सड़क के किनारे मिली है। पक्का यह मामला हत्या का है। अब पुलिस हत्या मानकर चल रही थी, लेकिन कहीं से कोई कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, ना कोई शिकायत दर्ज कराने वाला आ रहा था। अब इधर 2 दिन हो जाते हैं। करीब 22 अप्रैल को वो अपने घर से निकला हुआ था और 2 दिनों के बाद जब पत्नी को पता चलता है कि नरेंद्र के आसपास कुछ पता नहीं है, कहीं गया है लेकिन अभी तक आया नहीं। अब पत्नी रिश्तेदारों के पास फ़ोन करती है, परिवार वालों के पास फ़ोन कर अपने पति की जानकारी लेती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब पत्नी पूनम परेशान होती है, परेशान होकर थाने पहुंचती है। जानी थाना पहुंचने के बाद वह सारी बात बताती है, शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस उससे कहती है कि हमें तालाब के किनारे एक लाश मिली है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, चल कर देख लीजिए कहीं वो आपके पति की लाश तो नहीं है। अब पत्नी सन्न रह जाती है। अब वह डरते हुए पुलिस के साथ जाती है तो मोर्चरी में देखती है। जैसे ही मोर्चरी का दरवाज़ा खुलता है वह देखती है कि उसका पति मर चुका है। अब वह रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और हंगामा करती है और कहती है कि मेरे पति को मेरे घर वालों ने मार डाला, घर वालों से दुश्मनी थी, वह अलग रह रही थी। अब पुलिस कत्ल का मामला दर्ज कर, शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटती है। परिवार वालों से पूछताछ होती है तो परिवार वाले कहते हैं कि पत्नी उसे लेकर अलग रह रही थी, परिवार वालों से बहुत कम बातचीत होती थी। पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि अक्सर कर इसके दोस्त इसके घर आया जाया करते थे, जिसमें एक दोस्त धीरज भी है, वो भी आया जाया करता था। सभी से पुलिस पूछताछ करती है लेकिन कोई खुलासा नहीं होता है। अब कई दिन हो जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज निकालना शुरू करती है आसपास के एरियो के। आसपास के एरियो में 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस निकालती है तो देखती है कि 22 अप्रैल के दिन सुबह में नरेंद्र 2 लड़कों के साथ, एक का नाम चांद रहता है और दूसरे का रईस नाम रहता है और उसी के साथ दोनों देखे जाते हैं। अब दोनों के साथ पुलिस देखती है तो दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों अपराधियों से पूछताछ करती है। दोनों टूट जाते हैं और दोनों बताते हैं कि दरअसल हमने कत्ल अपनी मर्जी से नहीं किया है। इसकी पत्नी और उसका एक दोस्त धीरज ने करीब 20,000 रुपये कत्ल करने के लिए पहले दिया और बाद में काम हो जाने के बाद बाकी 40-60 हज़ार रुपये देने की बात कही। और उस दिन हमने ई रिक्शा लेकर हम जब जा रहे थे तो हमें यह व्यक्ति नरेंद्र मिला जिसकी हमने सुपारी ली थी। अब पता चलता है कि हत्या करवाने में पत्नी और प्रेमी धीरज का हाथ है।
दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो पत्नी टूट जाती है और बताती है कि वह धीरज से बेहद प्यार करती थी और उससे छुप छुप कर मिलती थी। उसके साथ 5 सालों से उसके शारीरिक संबंध थे, प्रेम संबंध थे। और इधर पत्नी बताती है कि धीरज और उसके प्रेम कहानी को नरेंद्र जान चुका था, इसलिए धीरज ने एक दिन मुझसे कहा इसको रास्ते से हटा देते हैं और उसकी जो सरकारी नौकरी है यह तुम्हें मिल जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब प्रेमिका पूनम भी खुश हो जाती है और रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है। प्लानिंग के तहत 20,000 रुपये पहले सुपारी किलर को दिया जाता है। हत्या के बाद बाकी के बचे हुए 60,000 रुपये देने की बात कही जाती है। टोटल 80,000 रुपये में सुपारी दी गई थी। अब पुलिस जब पत्नी और धीरज की प्रेम कहानी सुनती है, पूनम और धीरज की प्रेम कहानी, कि पूनम ने अपने अंधे पति को नौकरी पाने के लिए और प्रेम संबंधों में धीरज से शादी करने के लिए उसकी हत्या करवा दी, और इधर रिश्तेदार भी मौजूद थे, घर वाले भी मौजूद थे। रिश्तेदार भी कोसते नजर आते हैं कि एक अय्याश औरत अपने अंधे पति के बदौलत जीती थी, सारे पैसों का उपयोग वही करती थी, घर वालों से दूर थी, और आज अपने अंधे पति की कत्ल की साजिशकर्ता बन गई। अपने ही पति का कत्ल करवा देती है प्रेम संबंधों के लिए, उसकी सरकारी नौकरी के लिए। दरअसल साथियों, पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, धीरज और उसकी प्रेमिका और दो सुपारी किलर रहते हैं, चारों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल में भेज देती है। अब जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता। सभी लोग यही कहते कि अंधा पति नहीं था, बल्कि हवस में अंधी उसकी पत्नी हो चुकी थी। असली अंधी तो उसकी पत्नी थी। वह तो बेचारा रोजगार करता था, ईमानदारी से 2 रुपए कमाकर अपनी पत्नी को देता था, काफ़ी प्यार करता था अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और आज वह बेचारा एक अय्याश औरत की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और यह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, अपने नाम लेने की अपील की है, जिनका नाम है शाहिल खान है राजस्थान से, दीपक भगत हैं बिहार के रहने वाले हैं, सुरभि कुमारी हैं, ये भी बिहार की रहने वाली हैं, विपिन भारद्वाज उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं, गुलाब चंद मौर्य हैं, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री जी हैं, इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और एक बात और, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।